अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 39 को स्टार्ट करते हैं। आए तो रेहान शाह भी बहुत खुश थे। फातिमा के बेटे ने उन्हें इतने दिन से कोई भी लिफ्ट नहीं करवाई थी। अब उनका बेटा वापस आ गया था, उनका रकीम। उनकी परछाई वो अपने बेटे को गले लगाकर सरशार हो गए थे। अब वो उसके साथ मिलकर फातिमा के बेटे को अच्छा सबक सिखा देते थे। मेरा पुत्र आ गया, अब मैं उस रूहान के बच्चे को अच्छी तरह बताऊंगा। तेरे बगैर बड़ा अधूरा हो गया यार। ये दोनों माँ बेटे बस एक दूसरे के लाड उठाते थे, खासकर मेरे सामने, ताकि तेरी क्या मौजूदगी में मुझे मोहब्बत के ये मुजाहरे दिखाकर जला सके। रेहान शाह ने रकीम के सामने अपना दुखड़ा रोया था। डोंट वरी डैड, मैं आ गया हूं ना। मिलकर निपट लेंगे दोनों माँ बेटे से। अब हम अपनी लाजवाब मोहब्बत के मुजाहरे दिखाएंगे दोनों का। रकीम बाप के गले में लाड़ से बाहें डालता हुआ बोला। रेहान शाह ने बेटे की बेटे को मोहब्बत पाश नजर से देखते हुए उसकी पेशानी चूम ली। फातिमा, रिहा और जैनब ने जल्दी जल्दी इन चारों की नजर उतार दी। वो लग ही इतने हसीन रहे थे कि उनके वालिदैन की नजर ही उन पर नहीं ठहरे थे। कनाडा की आबोहवा उन्हें खूब रास आई थी। अस्सलाम वालेकुम शहजादो, वेलकम होम। गरे कलर की जीन्स पर ऑरेंज शर्ट पहने अपनी शानदार पर्सनालिटी के साथ इन चारों के सामने खड़ा फरहान शाह था, जो कुछ देर पहले ही घर पहुंचा था, जहां नजीर ने उसको बताया था कि घर के सब लोग शाह हाउस गए हैं और कनाडा से वो चारों अभी आ चुके हैं। ये सुनते ही वो दौड़ता हुआ शाह हाउस पहुंचा था, जहां वो चारों सामने हाल में पूरे खानदान के साथ बैठे अपनी खातरदारी करवा रहे थे। रोहान अपनी ब्राउन आंखों में शरारती से चमक लिया सबसे पहले आदि के गले लगा था। आ गया कनाडा को बर्बाद करके कमीने। रोहान ने जोर से आदि के कमर को ठोंक कर कहा था, जिस पर आदि कराकर उसे अलग हुआ। तुझे किसने मना किया था? तू भी चलता बर्बाद करने। इस बार तो वाकई पिछली बार से ज्यादा मजा आया, यकीन कर जिंदगी मिल गई। आदि ने शरारत से एक आंख मारते हुए कहा। अच्छा, यानी इस पर वाकई कुछ गड़बड़ है? रोहान ने मुश्कुक लहजे में पूछा। बस यही समझ ले, इस बार हम सब कनाडा से आधे अधूरे वापस आए हैं। आदि मजीद कोई इन्फॉर्मेशन रोहान तक पहुंचाता उससे पहले ही फहीम ने बर वक्त बीच में अपनी टांग अड़ाई थी। ऐसे ही भाव में लिए खड़ा रहेगा रोहान, या हमसे भी मिलेगा भाई? हम भी पड़े हैं राहों में। हम भी पड़े हैं राहों में, फहीम शरारत से बोलता हुआ रोहान के पास आया था। आजा, अब तुझे बाहों में ले लूं। वैसे सुना है बहुत सारे गुड़ खिलाकर आया है वहां से कमीने। रोहान फहीम को गले लगाकर उसकी पोनी खींचता हुआ बोला। कहाँ यार, मुंह से एक ही गुल ढंग से ना खिल सका तो बहुत सालों की बात कर रहा है। इस मामले में अपनी तो किस्मत ही फूटी हुई है। फहीम ने तासा से साइड लाते हुए रूहान और उसकी लटकी हुई सूरत को देखकर खिलकर मुस्कुराया था। फिक्र मत कर मेरे भाई, अल्लाह ने चाहा तो गुल क्या पूरा बाग खिलेगा, बस डटे रहना। फहीम को तसल्ली देखकर वो हालिब से गले मिले था। सुना है इस बार जिंदगी से मिलकर आए हो? वो हालिब से गले मिलता हुआ उसके कान में इशारा से बोला। हाँ, जिंदगी से मिला था, मगर जिंदगी को अपने हाथ से मौत के हवाले करके आया हूँ। शिकस्ती से बोलता हुआ हालिब की आंखों के सामने एक अजियत नामंतल गुम कर आ गया था। वो अपने हाथों से अपनी जिंदगी को दर्द के सहरा में भटकता हुआ छोड़कर आया था। तभी उसकी आंखों में कर्ब सा फैल गया था। क्या मतलब? रोहान ने उलझ कर उसकी आंखों में देखा था, जहां दूर दूर तक वीरानी फैली हुई थी। उसकी इस तरह से देखने पर हालिब होली से मुस्कुराया था। कुछ नहीं यार, मजाक कर रहा था। हालिब ने जल्दी उसको कंपोज कर लिया था। रोहान गौर से उसको देखता हुआ सा झटक का उससे कुछ दूर बैठे हुए रकीम के पास आया था, जो कि रेहान शाह से जुड़कर बैठा था। उसे देखते ही रूहान की आंखें चमकने लगी थी। और मिस्टर रकीम शाह, वेलकम बैक टू होम बडी। कैसा लगा इस बार मेरे बिना? मुस्कुरा कर बोलते रूहान ने सोफे पर बैठते रकीम का हाथ पकड़कर खींचा, उसके गले लग गया। रकीम खुद को मुस्कुराते हुए आंखें मिचते हुए भाई के गले लगा था। काश, कितना मिस किया था उसने अपने भाई को। बहुत ही मिस किया तुझे जा, पहली बार तुझे अलग होकर कहीं गया था, तेरी कमी बहुत ही शिद्दत से महसूस हुई। रकीम रूहान के गले लगते हुए जज्बाती हो गया था। कम वो और रूहान भाई कम और दोस्त ज्यादा थे। बचपन से हर जगह साथ साथ होते थे। स्कूल से कॉलेज यूनिवर्सिटी तक अलग अलग डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी वो हमेशा साथ पाए जाते थे। उनके करीबी लोगों के सिवा सब कम लोग उनमें फर्क कर पाते थे। इन दोनों की संगत एक दूसरे के लिए लाजुम मलजूम थे। अब जबकि वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे तो रकीम तो इन तीनों के साथ फिर भी बहला हुआ था, मगर रूहान अकेला हो गया था, इसलिए वो रकीम को शिद्दत से याद करा था। मुझसे ज्यादा मिस नहीं किया होगा तूने, तभी वहां पर आराम से रुका हुआ था, आने का राजी नहीं हो रहा था। वैसे ऐसी कौन सी मसरूफियत मिल गई थी जो तूने वापस आने में इतना वक्त लगा दिया? क्या कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत ही पहले जानना चाहिए था, मगर तूने मुझे अब तक नहीं बताया? रूहान ने जानते हुए नजर से रकीम को देखा। सब बताऊंगा यार, जरा सांस तो लेने दे। तुझसे छुपा कर कहाँ जाऊंगा? सबसे ज्यादा तेरी ही हेल्प चाहिए मुझे। रूहान के मशकूक अंदाज पर घूरने पर रकीम ने सफाई दी थी, जिस पर वह सपा में सर हिलाता हुआ रिहान शाह की तरफ मतवज्जो हो गया था।
जो सोफे पर बैठे हुए दोनों भाइयों को एक दूसरे से सरगोशियां करते हुए देख रहे थे, वह हकीम को साथ लिए उनके पास जाकर बैठ गया। मुबारक हो डैड, आपका बेटा आ गया है, अब तो खुश है ना? रूहान ने अपने और हकीम के बीच सोफे पर बैठे हुए बाप से पूछा। बहुत खुश हूँ डॉक्टर साहब, अब मेरा पुत्र आ गया है ना, तो माँ बेटे को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, वो रूहान को धमकाते हुए बोले, जिस पर वो और हकीम हंस पड़े। थोड़ी देर बाद वो बाकी भाइयों के आने के बाद वो चारों इतने लंबे सफर की थकावट भुलाए हुए उनके साथ बातों में मशगूल हो गए थे। सबके साथ हंसते हुए बातें करते हुए वो अपनी फैमिली को अपने लिए बहाना प्यार देख रहे थे और अपने वालिदैन अपनी फैमिली के लिए कितने इंपॉर्टेंट था, उनका अंदाजा उन्हें आज बाखूबी हो गया था। मम्मा, सफीन को होश आ गया है, आशा खुशी से कामती हुई आवाज में हालत को फोन पर बता रही थी। सच? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। आशा, उसने तुमसे कोई बात की, कुछ बताया इस हादसे के बारे में? ये सब किस जालिम ने किया मेरे बच्चे के साथ? हालिद ने रोते हुए पूछा। नो मम्मा, वो कुछ नहीं बोल रही। इनफैक्ट होश में आने के बाद भी उसने मुझसे कोई बात नहीं की और ना ही कुछ रिएक्ट किया, बस आंखें बंद की खामोश पड़ी रही है। पापा से भी तो कोई बात नहीं कर रही, आशा ने अफसुदगी से माँ को बताया। आशा और ज़हीर रात को सफीन के पास हॉस्पिटल में रुके थे। बाकी सबको उन्होंने जबरदस्ती जैद साहब के साथ ही घर भेज दिया था। ठीक है, मैं बस निकल रही हूँ, मिरोसा और सनम को भी लेती आऊंगी। दोनों रात से बहन के लिए बहुत ही परेशान है और तुम दोनों का नाश्ता भी ला रही हो। आज मैं रुकूंगी सफीन के पास, तुम और जहेब घर आकर रेस्ट कर लेना, ओके? वो अपने आंसू पहुंचते हुए बोले। ओके माम, बाय। आयशा कल डिस्कनेक्ट करके दोबारा अंदर सफीन के रूम में चले गए थे, जहां वो पहले वाली पोजीशन में वैसे ही आंखें बंद किए लेटी हुई थी। सुहेल साहब उसके पास बैठे उसको बहती हुई आंखों को साथ ही देखे जा रहे थे। आयशा ने उनके पास खड़े होते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा। आयशा, मेरी सफीन अपने पापा से नाराज है, देखो मुझसे बात भी नहीं कर रही, उसे बोलो ना कि मुझसे एक बार तो बात करे, मुझे उसकी आवाज सुननी है प्लीज। जुहेब मुराद कल से बच्चों की तरह बात बात पर रो रहे थे। अभी आयशा का हाथ थामकर वो सिसकने लगे थे। आयशा ने दुख से उन्हें देखा था, जबकि बेड पर लेटी मुख्तलिफ नालियों में जकड़ी हुई सफीन होश आंखें बंद किए पड़ी थी। पापा, हौसला रखे, आप ही ने तो मुझे सिखाया था कि रोने वाले लोग कमजोर होते हैं और कमजोर लोगों को ये दुनिया वैसे ही जीने नहीं देती। आप इस तरह से टूट जाएंगे ना तो हमारा क्या होगा? मम्मा, सनम, मेरोसा और सबसे बढ़कर सफीन को कौन संभालेगा? वक्त मुश्किल जरूर है मगर कट जाएगा। सफीन को देखिए, उसकी तरफ ध्यान दे, वो दिमागी तौर पर स्टेबल नहीं है, वो दिमागी तौर पर स्टेबल नहीं है अभी। प्लीज उसे कुछ वक्त दे, डॉक्टर ने कहा है ना वो धीरे धीरे इंप्रूव करने लगेगी। आप प्लीज संभाले खुद को, अभी मम्मा भी आने वाली है, वो आपको ऐसे देखेंगी ना तो और परेशान हो जाएगी। आशा ने जुहेल साहब के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें समझाया था, तभी वो भी इस बात में सांस हिलाते हुए अपने आंसू साफ करके उठ खड़े हुए थे। तुम ठीक कह रही हो आशा, थैंक्स मेरे बच्चे। आपको पता है, अपने पापा की बहुत ही हिम्मत वाली बेटी हो। मुझे हौसला देने के लिए बहुत सारा थैंक्स। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, जुहेल साहब ने आशा की पेशानी चूमते हुए कहा था, जिस पर वो अस्तूदगी से मुस्कुरा दी थी। फिर एक नजर सफी पर डालकर उसका साथ चूमते रूम से बाहर चले गए थे। आयशा धीरे धीरे चलती सफीन के सराहने आकर खड़ी हुई थी और उसने चुपके से सफीन की आंख के किनारों से बहते हुए आंसू को साफ किया था। मुझे पता है तुम सब सुन रही हो, मगर मैं अभी तुमसे कुछ पूछूंगी नहीं। बस इतना करना कि मम्मा, मेहरू और सनम के सामने भी खुद को बिखरने मत देना। वो कल से वैसे ही बहुत दुखी है, उन्हें और तकलीफ मत देना प्लीज। और हाँ, एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो भी तुम्हारी इस हाल का जिम्मेदार है ना, उसे मैं कब्र से भी ढूंढ कर लेकर आऊंगी तुम्हारे सामने, ये वादा है मेरा तुमसे। आयशा उसके ट्रिप लगे हाथ को थपथपाते हुए बोली और सफीन के लबों पर एक बेनाम से सिसकी दम तोड़कर आ गए। अपने बेडरूम में दाखिल होते ही हालब ने गहरी सांस भर दी। वो अपने घर, अपनी फैमिली के पास वापस आ गया था। कितना मिस किया था उसने अपने घर को। सबसे ज्यादा उसे अपना बेडरूम याद आया था। यूं तो पूरा जावियार हाउस ही बिल्कुल किसी महल की तरह बेहद खूबसूरत और वसी था, मगर हाल के रूम की बात ही अलग थी। जावियार हाउस में अगर सबसे खूबसूरत कोई जगह देखने वाली थी तो वो हालिब का बेडरूम था। जाविया साहब ने उसके रूम का इंटीरियर एक मशहूर इटालियन इंटीरियर डिजाइनर से करवाया था। रूम का फर्नीचर, पेंट, पर्दे, शोपीस, पेंटिंग्स, कीमती कालीन, गर्ल्स हर चीज बैरून मुल्क से एक आला मयार की मंगवाई गई थी। पूरे घर में सबसे तमाम आजाइशों से नहायत खूबसूरत, पुरस्कून और कुशादा कमरा उसी का था। हाशिम की उसके रूम पर अक्सर नीयत खराब होती थी, जिस पर वो बढ़कर बाप को सगे सुतेले का फर्क गिनवाने बैठ जाता था। मगर जाविया साहब भी उसी के बाप थे। वो अपने शहजादे की हवाब का पा किसी की बुरी निगाह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तभी वह हाशिम को बड़े प्यार से सर पर बिठाकर उसे खुफिया कारनामों, ऑफिस की आम में बीवी को बेवकूफ बनाकर दोस्तों के साथ पार्टी, घूमना फिरना,
انایا کے سامنے اس کے بنائے ہوئے بدمزہ کھانے کی تعریف اور دوسروں کے سامنے برائی کرنا وغیرہ کی پھول کھونے کی دھمکی دے کر شانت کر دیا کرتے تھے۔ غالب واقعی اپنے ڈیڈ کا لاڈلا اور چہیتا بیٹا تھا، جسے انہوں نے واقعی شہزادی کی طرح رکھا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سب لوگ شاہ ہاؤس سے واپس آ کر اپنے اپنے گھروں میں آئے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ تو بیت ہی چکی تھی۔ کل صبح باقی صاحب کو اپنے آفس اور جاب کے لیے نکلنا تھا۔ وہ بھی اپنے روم میں آتے ہی چینج کر کے اپنے نرم آرام دہ بستر پر لیٹ گیا تھا۔ حالانکہ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، مگر پھر بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کل رات فلیٹ میں بھی وہ پورے سفر میں جاگتا ہوا آیا تھا اور اب بھی نیند کا دور دور تک کوئی بھی پتہ نہیں تھا۔ پھر اس نے کروٹ کے بال لیٹتے ہوئے اپنی خوبصورت گہری آنکھیں بند کی ہی تھی کہ آنسو سے لبالب بڑی ہوئی دو ہری جھیل سی آنکھیں اس کے ذہن کے پردے پر لہرائے تھی۔ میرا نام صفین مراد ہے، میں یہیں ہیمبرن میں رہتی ہوں، میں آپ کو ڈنر پر انوائٹ کرنے آئی ہوں۔ نہیں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، آپ معافی نہ بھی مانگے تبھی میرا دل آپ کے معاملے میں بہت ہی پیاس ہے۔ یہ آپ کے لیے مجھ سے بہت ہی بے وفائی کرتا ہے، آپ کو دیکھتے ہی یہ فوراً مجھے دھوکہ دے کر آپ کی طرف ہو جاتا ہے۔ آپ نے خود کو اتنی اذیت کیوں دی غالب؟ غالب پلیز، آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، شرم ماری ہے مجھے خود پر کہ میں نے آپ سے محبت کی۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے معاف کر دیں، کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ آپ تو مجھ سے پیار کرتے ہیں نا؟ غالب ایسا مت کریں، میرے پاپا زندہ درگور ہو جائیں گے۔ میرے غالب مجھے چھوڑ دیں، جانے دیں مجھے۔ صفین کے ساتھ پہلی ملاقات سے لے کر آخری بار ملنے تک کے مختلف موقعوں کو بولے گئے مختلف جملے غالب کے سماعتوں کو چھینے لگے تھے۔ وہ تمام مناظر غالب کی بند آنکھوں کے پیچھے گھومنے لگے تھے۔ ان کی ملاقاتیں، ان کے درمیان ہوئی باتیں، اس لڑکی کا ہنسنا مسکرانا، اس کا رونا، اس کی من موہنی سی صورت، اس کے ساتھ بتایا گیا ایک ایک لمحہ غالب کی بند آنکھوں کے پیچھے کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ اسے صفین کی اپنے لیے شدید محبت بھی دیکھی تھی، اس کے بعد اس کا دھوکہ بھی۔ اسے صفین کے لیے اپنا عشق بھی دیکھا تھا اور بعد میں اسے اپنے جنون کی انتہا بھی اس کو دکھا دی تھی، وہ جنون جس نے اس کانچ سی نازک سی لڑکی کو بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ آخری ملاقات میں صفین کا وہ زخم ہو وجود، اس کا وہ ٹوٹا بکھرا روپ، اس کی وہ غائب دماغی، اس کی چال کی وہ لڑکھڑاہٹ، خود کو اس کے زخم کو بے دردی سے مسلنا، صفین کا بگڑا ہوا چہرہ، ایک ایک چیز یاد کرتے ہوئے ایک بے نام سے آنسو غالب کی آنکھوں کے کونے سے نکلا تھا اور بہتا ہوا اس کے بالوں میں گم ہو گیا تھا۔ میری صفین، میری جان، معاف کر دے مجھے پلیز، آئی ایم سوری، معاف کر دے اپنے غالب کو۔ صفین کو دیے اس درد کو یاد کرتے وہ آنکھیں موندے کرب سے بولا تھا، مگر پھر بھی ایک آگ سی تھی جو اس کے وجود میں جل رہی تھی، اسے پور پور سلگا رہے تھے۔ بے چین کر دی، تب بھی وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے روم کا دروازہ کھولتا اپنے بیڈ روم سے باہر نکلا۔ سر پر ایک بار پھر سے جنون سوار ہو گیا تھا۔ پورا گھر اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، سب لوگ اپنے اپنے رومز میں سونے جا چکے تھے۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ کچن میں پہنچ کر لائٹ جلاتے وہ تیزی سے نائف سٹینڈ تک پہنچا اور سٹینڈ سے ایک تیز دار نائف کھینچ کر نکالتی اور پھر اس نے شرٹ کے بٹن کھول کر شرٹ کو جسم سے جدا کیا تھا اور ہاتھ میں تھامی ہوئی نائف سے جسم کے مختلف حصوں پر کٹ لگانا شروع کر دیے تھے۔ بازو پر، سینے پر، کمر پر، کاندھوں پر بے رحمی سے کٹ لگاتا وہ انتہائی جنونی لگ رہا تھا۔ خون جسم کے مختلف حصوں سے بہتا اب کچن کے فرش پر گرنے لگا تھا۔ فرش پر گرتی ہوئی خون کی بوندوں کو دیکھ کر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شرٹ فرش پر پھینکی تھی اور سارا خون اس میں جذب ہو گیا تھا۔ پھر وہ اپنے دونوں پیر شرٹ پر جما کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جسم پر کٹ لگانے کے بعد اس کی متلاشی نظریں کچن کاؤنٹر پر کچھ ڈھونڈنے لگے تھے۔ جلد ہی اسے اپنی مطلوبہ چیز مل گئی تھی۔ اس کے سامنے مختلف مسالوں کے ڈبوں میں لال مرچ کا ڈبہ بھی رکھا ہوا تھا۔ اس نے جبر کا ڈبہ اٹھایا اور ڈھیر سارا لال مرچ کا پاؤڈر ہاتھ میں نکالتے ہوئے اپنے خون بہتے ہوئے زخموں پر مرچیں رگڑنے لگا۔ جسم پر لگے ہوئے زخموں پر تیز مرچوں نے جیسے تیزاب کا کام کیا تھا۔ اپنی زوردار چیخ کو روکنے کے لیے اس نے اپنے دانتوں سے ہونٹوں کو اتنے زور سے دبایا ہوا تھا کہ ہونٹوں سے خون چھلکنے لگا تھا۔ آنکھیں ضبط سے سر ہو چکی تھی، مگر وہ بے حس بنا اپنے آپ کو اذیت دے رہا تھا۔ اس کا سانس درد کو برداشت کرتے ہوئے تیزی سے پھول رہا تھا۔ سفید چہرے کا رنگ بدل کر سرخ ہو گیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے فرش پر پڑی ہوئی اپنی شرٹ اٹھائی اور لائٹر اٹھا کر شرٹ کو آگ لگا دی۔ پوری شرٹ جلا کر اس نے راکھ سنک میں بہا دی تھی۔ اس کے بعد کچن کو دوبارہ پہلے جیسے ہاتھ میں لانے کے دوران اس کا جسم تکلیف سے سن پا رہا تھا۔ زخموں سے آگ کی لپیٹ اٹھ رہی تھی، آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی۔ درد، کھولن اور تیز ترین مرچیں اس کی چیخیں لبوں میں پھڑپڑا کر آئی گئی تھی، مگر وہ خود کو یہ درد دے کر بے انتہا اذیت کو جان بوجھ کر برداشت کر رہا تھا۔ یہ اس کی سزا کا چھوٹا سا حصہ تھا۔ کچن کی لائٹ بند کر کے وہ واپس اپنے روم میں آ گیا تھا اور بیڈ کے سرہانے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مرچیں ہونس اس کا جسم جلا رہے تھے، جسم زخمی پھوڑے کی مان دکھ رہا تھا، لیکن وہ اسی تکلیف کے ساتھ پوری رات گزارنا چاہتا تھا۔ صفین، میری جان،
जितनी तकलीफ आपको मैंने दी है ना, उसके सामने ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं है, मगर आपको मैंने अपनी खुशी से अजियत की भट्टी में नहीं झोंका। मैं मजबूर था, बहुत ही मजबूर। काश आप मेरे साथ बेवफाई ना करती तो मैं आपको अपने इश्क की इंतहा दिखाता, आपको अपनी जान से ज्यादा प्यार करता। आप मेरी चाहतों से मजबूर होकर मेरे सामने घुटने टेक देती, इतना प्यार करता कि मेरे प्यार की शिद्दतों से आप पागल हो जाती। मगर आपने मुझे मजबूर कर दिया, मेरी मोहब्बत को गुस्से में, मेरे इश्क को जुनून में बदल डाला। शराकत बर्दाश्त नहीं है मुझे, नहीं बर्दाश्त कि आपको कोई और छुए। फिर क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किसी और ने आपको छुआ? क्यों इजाजत दी आपने उसे? क्यों? पागल इतना चीखते हुए उसने साइड पर रखा हुआ पानी से भरा हुआ शफाफ शीशे का जग सामने दीवार पर दे मारा था। एक चनाके के साथ ही जग टूटकर किरचू में बट गया था। सफीन को हॉस्पिटल से घर आए हुए एक पूरा हफ्ता हो गया था। इस पूरे हफ्ते ने उसने किसी से एक लफ्ज भी नहीं बोला था। वो जैसे जीती जागती रोबोट बन गए थे। खाने के लिए कहा जाता खा लेती, सोने के लिए कहा जाता सो जाती, उठने के लिए बोला जाता खामोशी से उठ खड़ी होती, बैठने का कहा जाता फौरन बैठ जाती। जैद मुराद, सुहेब मुराद, हाला, रोहा, उस्मान समेत इन तीनों बहनों ने, हता के रोशन और जैजी तक ने अपनी सर तोड़ कोशिशें निकाली थी सफीन को इस जामत चुप की कैफियत से निकालने के लिए, मगर किसी को भी कोई भी हाथ हवा कामयाबी नहीं मिलती। वो किसी मुजस्मे की तरह साकत बैठी घंटू हलाओं में न जाने क्या ढूंढते रहते थे। उस्मान को उसके साथ गुजरे सहाने के बारे में पूरी तरह से कुछ नहीं बताया गया था। उसे बस इतना पता था कि सफीन का नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है। क्यों, कैसे? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं था सिवाय सफीन के, जो कि इस वक्त जवाब देने की पोजीशन में नहीं थी। मगर वो सफीन की इस हाल को देखकर बेहद दिल गिरफ्तार व अफसुर्दा था। उसे हंसती मुस्कुराती शरारतें करती सफीन शिद्दत से ज्यादा थी, मगर वो तो हंसना तो दूर बोलना तक जैसे भूल गए थे। सब लोग उसके सामने कितनी कितनी देर बैठे बोलते रहते, जवाबन वो किसी एक से लफ्ज तब ना कहती। उस्मान के सिवा सब जानते थे सफीन का सदमा बहुत ही बड़ा, लेकिन खुद पर ढाए जुल्म की सजा वो अपने माँ बाप के अलावा पूरे घर को दे रहे थे। जुहेब मुराद और जैद मुराद इतने देर से इसके वजह से घर पर ही रुके हुए थे। ऑफिस का सारा काम अकेला उस्मान संभाल रहा था। जुहेब मुराद पुलिस को उस मामले में इन्वॉल्व करना चाहते थे। उन्हें किसी भी तरह से सफीन के मुजरिम को ढूंढ कर निकालना था, मगर जैद साहब ने सख्ती से उन्हें पुलिस के पास जाने से मना कर दिया था। वो लोग कनाडा की नामवर हस्तियों में शुमार होते थे। ऐसे में पुलिस में जाने से उनका जो नाम उछलता वो अलग बात थी, मगर साथ साथ उनके हरीफ उसका पूरा फायदा उठाते और बात मीडिया तक पहुंच जाती। जैद मुराद को अपने आप से ज्यादा सफीन की इज्जत अजीज थी। तभी उन्होंने सुहेब साहब को मशवरा दिया कि सफीन के मुजरिम को ढूंढने के लिए पुलिस के बजाय उन्हें एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करना चाहिए था। जैद साहब की बात ठीक थी, इसलिए सुहेब मुराद खामोश हो गए थे। सफीन के साथ सनम, आयशा और मेरोसा हर वक्त साई की तरह लगे रहते थे। एक सेकंड के लिए भी घर का कोई भी फर्द उसे अकेला नहीं छोड़ रहा था। इन तीनों बहनों ने इन दिनों कॉलेज जाना भी बंद किया हुआ था। रोजन जैसे भी अपने 24 घंटे अपनी मैम के लिए अलर्ट रहने लगी थी। इन दोनों को इस वक्त अपना फेवरेट मुश्किल यानी कि टीवी देखना भी भूला हुआ था। इस एक हफ्ते में सफीन के रवैये में बस एक बदलाव हुआ था। वो रातों को नींद में रोने और चीखने लगी थी। बेबसी से रोते हुए वो किसी से खुद को छुड़ाने की फरियाद करती और जोर से चीखें मारती, उठकर बैठ जाती और फिर पूरी रात होफदती बैठी जागती रहती, जिस पर सनम और मेरोसा तो परेशान होकर रोने लग जाती थी। ऐसे में आशा ही डरी समेत सफीन को अकेले संभालती थी। वो मेरोसा और सनम को तो जबरदस्ती सुला देती, मगर खुद सफीन के साथ जागती रहती, उसे बातें करके उसका ध्यान बटाने की कोशिश करती रहती। सुबह के वक्त जाकर कहीं सफीन को बहलाकर वो सोने लटाती और फिर खुद सोती। उसने मेरोसा और सनम को मम्मा पापा से इस बारे में कुछ भी कहने के लिए सख्ती से मना किया हुआ था। इस बारे में मम्मा पापा से कुछ भी कहना मतलब उन्हें मजीद दुखी करना था। सफीन की आलसी हालत देखकर वो लोग ना सिर्फ दुखी होते बल्कि बेहद परेशान भी होते जाते। उनका बेडरूम सोन प्रूफ था, तभी अभी तक मम्मा पापा सफीन की हालत से अनजान थे। आयशा उन्हें मजीद परेशान देखना नहीं चाहती थी। वो जानती थी सफीन की यह हालत उनके साथ हुए हादसे का नतीजा थी, इसलिए वह खुद पर्सनली डॉक्टर से मिलकर उन्हें सफीन की कंडीशन बताना चाहती थी। इन सब की जिंदगी अजब मोड़ पर आकर रुके थे। अभी कुछ वक्त पहले ही सनम जरा नॉर्मल होना शुरू हुई थी, मगर अब सफीन इसी फेज से गुजर रही थी जिससे कुछ वक्त पहले तक सनम गुजर रहे थे। पूरे हफ्ते बाद आशा रात डिनर के बाद सफीन को अपने साथ लिए लॉन में चली आई थी। उसे सोच लिया था कि सफीन को किसी न किसी तरह आज अपनी चुप तो तोड़नी ही पड़ेगी। वो आज सफीन को किसी भी तरह बोलने पर मजबूर कर देगी। तभी उसने मेरोसा और सनम को तो सोने भेज दिया था और खुद सफीन के साथ ही बाहर लॉन में वॉक करने लगे थे। सफीन, क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगे ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? मामा पापा हम सब तुम्हारी जैसी अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तिल तिल कर मर रहे हैं। बताओ सफीन, किसने किया यह सब? आशा ने अपने साथ खामोशी से चलती सफीन का हाथ थामकर कहा था, जो आप रुक कर नीचे पीछे घास के फर्श पर घूरने लगे थे। सफीन, खामोशी तुम्हारे दुख का इलाज नहीं है। तुम्हारी यह खामोशी तुम्हारे मुजरम को और ढील दे रही है। यहाँ तुम इतनी अजियत में हो और वो शख्स
बे फिक्री से आज़ाद खुला घूम रहा है। मुझे बताओ मेरी बहन, कौन था वो? कौन था जिसके सामने तुम इतनी बेबस हो गई कि अपना बचाव तक ना कर सकी? कौन इतना ब्रेव इंसान था जो तुम जैसी मार्शल आर्ट ट्रेन लड़की के सामने ऐसा सलूक कर गया? तुम उसके हजारों हैवानों को खुद मेरे सामने सबक सिखा चुकी हो, फिर आज खुद अपने लिए कैसे हार गई? किसकी हवस की बेंच चढ़ गई हो तुम? बताओ सफीन, तुम्हारी ये चुप मुझे समझ नहीं आ रही। उदारा, कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। तुम्हें मेरी कसम सफीन, इस हैवान का नाम बताओ मुझे। आहर कौन था वो जलील शख्स? आशा ने साकत करे सफीन को पकड़कर झंझोड़ते हुए पूछा था। और सफीन, जो अपने मम्मा पापा समेत किसी के आगे एक लफ्ज नहीं बोलती, वो आशा की कसम के सामने जैसे हार गए थे। तभी फूट फूट कर रोते हुए वो वहीं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई थी। आशा भी उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई थी। हालिब, हालिब ने किया ये सब आशा। हालिब ने मेरे से मेरी इज्जत छीनी। जिसे मैं मुहावत समझी थी वो लटेरा निकला। उसने तोड़ डाला मेरा भरोसा, मेरा यकीन, मेरा मान, मेरा दिल, और साथ साथ मुझे भी। वो रोने के बस बंद होती हुई आवाज में बोलती, मुझ जैसी मार्शल आर्ट ट्रेन लड़की को उसकी मोहब्बत ने लूट लिया आयशा। हाँ, मैं हजारों हैवानों को सबक सिखा चुकी हूँ, मगर मैं जिसकी हवस की बेनट चढ़ी हूँ ना, वो मेरी मोहब्बत था, मेरी चाह था वो। इस मोहब्बत ने मुझे कमजोर कर दिया। मैं उसके सामने बेबस हो गई थी, उस पर आंधा भरोसा जो करने लगे थे। तोड़ डाला उसने मेरा भरोसा, रोन दिया मेरी मोहब्बत को अपनी हवस के पैर तले। तुम और सनम ठीक थी आयशा, मैं ही गलत थी। शुरू से ही मैं गलत थी। मैंने किसी अनजान अजनबी शख्स पर अपने जज्बात अश्कार कर दिए। मैंने बिना किसी जायज और शरई रिश्ते के एक गैर मर्द के हवाब अपनी आंखों में सजाने शुरू कर दिए थे। उसे बिना जाने बिना समझे मैंने उसे टूट कर चाहा था। मैं उसे अपनी जिंदगी में मानने लगी थी, मगर उसने मुझसे मेरे जिंदा रहने की वजह ही छीन ली। मेरा नस्वानी गरूर, मेरा वकार, मेरा मान, सब छीन लिया। भरोसा कर गई थी मैं उसके अपार्टमेंट में भरोसा कर गई थी मैं उसके अपार्टमेंट लेकिन उसने मेरे इसी भरोसे को किरची किरची कर दिया। उसने वहां मुझसे जबरदस्ती नकाह किया। मैं पापा की मर्जी के बिना ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, बट उसने मुझे बेबस कर दिया। वो सिर्फ नकाह से उसका दिल नहीं भरा था, नकाह के अगले दिन ही वो मुझे धमका कर अपने साथ अपने घर लेकर गया। उसके बाद मैंने हालिब शाह का सबसे करीब और बदतरीन रूप देखा। मैंने उसे इंसान से जानवर बनते हुए देखा। बहुत ही बदतरीन सलूक किया है उसने मेरे साथ आयशा। उसने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे बहुत मारा। ये देखो, ये मेरे चेहरे पर, मेरे जिस्म पर ये निशान, ये उसी की दरिंदगी का सबूत है। उसने मुझे जिस्म से जान खींच लेने जैसी अजियत से दो चार की आयशा। मेरे पूरे वजूद को उसने नोच खाया। सफीन, आशा को अपना चेहरा, बाजू और गर्दन और जिस्म पर पड़े हुए गहरे जम्मू के निशान दिखाते तरप तरप कर रोती हुई बोलते, वो अपने कमजोर नफ्स की तस्कीन के लिए शैतान बन गया था। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े, माफी मांगी, बहुत ही गिड़गिड़ाए उसके सामने, मगर उसे मुझ पर रहम नहीं आया। बहुत ही तकलीफ दी उसने मुझे, तोड़ डाला उसने मुझे आयशा, तोड़ डाला। वो आयशा की आंखों में देखकर रोते हुए बोलती जा रही थी, जबकि आयशा शशतर से बैठी रोती हुई सफीन को देख रही थी। उसने अभी अपनी आंखों से उसके जिस्म के जख्म भी देखे थे। आयशा वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सब हालिब का किया धरा है। तहजीब याफ्ता, पढ़े लिखे, महजब दिखने वाले हालिब शाह का इतना घावना रूप भी हो सकता है? आशा को यकीन ही नहीं आ रहा था। वो खुद गवाह थी कि उस शख्स से सफीन ने कितनी मोहब्बत की थी, मगर उसने ना सिर्फ सफीन से जबरदस्ती नकाह किया, बल्कि उसका रेप भी। आशा जितना सोच रही थी, उसका दिमाग मफलूज होता जा रहा था। हालिब जैसे इंसान के बारे में ये सब सुनकर वो शदीद शौक के जेर असर थे। उसने शल होते दिमाग के साथ एक नजर अपनी बहन पर डाली और रोती हुई सफीन को बाजू से पकड़कर खड़ा किया। उठा सफीन, मेरी जान, रो मत। मुझे बताओ कि तुम नकाह के लिए खामोशी से क्यों मान गई? एहतजाज क्यों नहीं किया? बिना तुम्हारी मर्जी के ये नकाह नहीं हो सकता था, और जब नकाह हो ही गया तो तुम्हें चाहिए मामा को, पापा को नहीं, मगर हम में से किसी को बता सकती थी ना। और फिर इतना कुछ होने के बाद भी तुम उसके साथ अकेली क्यों चली गई? आशा ने रोती हुई सफीन के आंसू पहुंचते हुए उससे पूछा। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे किस इरादत से और कहाँ लेकर जा रहा है। मैं डर गई थी आशा। उसने मुझे कहा था कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वो पापा को उस नकाह के बारे में बता देगा। मैं अपने पापा को अपनी वजह से इतना बड़ा गम नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसकी बात मानकर उसके साथ चली गई। नकाह वाले दिन भी उसने मुझे ऐसे ही ब्लैकमेल किया था, जबरदस्ती अपने अपार्टमेंट में बंद कर दिया था। मेरे पास फरार का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा था। उसने कहा था कि अगर मैं उसे नकाह कर लेती हूँ तो खामोशी से उसके अपार्टमेंट से जा सकती हूँ, वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर मैं उसे नकाह नहीं करती तो मुझे उसके साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी। उसने मेरे सामने दो ऑप्शन रखे थे, हराम या हलाल, और मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए हलाल को चुन लिया। और फिर भी उसने मुझसे मेरी इज्जत छीन ली, मेरे दामन को दाग दाग कर दिया। सफीन दोबारा से सिसकती हुई बोली, और फिर उसने शुरू से आहर तक आशा को एक एक लफ्ज कह सुनाया था। एक एक बात उसने आशा को बता दी थी और उसके गले लाकर फिर से रोने लगी थी। और आशा ने रोती हुई सफीन को अपने गले से लगाकर उसकी पीठ को थपथपकाया था।
چپ ہو جاؤ سفین، بہت رو لیا تم نے، اب باری حالب شاہ کیا، جتنا تمہیں اس نے رلایا ہے نا، اب اس سے زیادہ حالب شاہ روئے گا، تم پر ہاتھ اٹھایا تھا نا اس نے، اب وہ خود اس سے زیادہ مار کھائے گا، مگر تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، اس بارے میں ابھی تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی، وعدہ کرو مجھ سے۔ آچا نے سفین کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا تھا۔ چوابن روتی سے سفین نے اس پا میں سا ہلاتے ہوئے اپنے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔